सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और कॉइलिंग ड्रैगन का आज ये लास्ट एपिसोड है, आई मीन कि सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है गाइस, जिसमें कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ एक और कमाल की दूंगा गाइस, इसी के साथ एंड हो रही है। और 2026 में अब तक को ऑलरेडी गाइस 6 से 7 दूंगा एंड हो चुकी है, जिनमें से 2 तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, मतलब कि उनका चैप्टर क्लोज। भाई एक है थ्रोन ऑफ स्टील और दूसरी है स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन। काफी सारे सीजन भी एंड हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक आया है बीटीटीएच के फैंस के लिए, क्योंकि यार 2 महीने तक उनकी सीरीज पॉज हो चुकी है। लेकिन मे बी ये एनिमेटर्स की कोई प्लानिंग हो, cause ऑलरेडी हमें पता है कि बीटीटीएच की स्टोरी भी एंड होने वाली है और शायद 2026 के एंड तक ये हो भी जाए। लेकिन मेकर्स शायद हमें इतना ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं कराना चाहते कि भाई एकदम से इतनी बड़ी सीरीज खत्म हो गई, तो वो थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसे आदत दिला रहे हैं। बट फिलहाल हम कॉइलिंग ड्रैगन की बात करें और बीटीटीएच की बात किसी और दिन किसी और सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। तो चलो फिर बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। बट इससे पहले अब तक की कहानी में हुआ क्या है इसका मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया बता देती हूँ। सो गाइस, कहानी में अब तक हुआ कि अपना जो लिल्ले है ना, वो यहाँ पर अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम को सेल करने के लिए उसे ऑक्शन हाउस ले जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज उसे बोली लगाने के लिए आए थे, क्योंकि इसके पैसे के जरिए से ना लिल्ली वॉलब्लेड स्लॉटर यानी कि जो कि बारुच क्लैन की एंशिएंट इनहेरिटेंस वाली जो ट्रेजर है उसे वापस पाना चाहता था। और उसके लिए उसे 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि ऑक्शन हॉल में ना किंग क्लाइड से लेकर जितने भी कार्डिनल्स थे वो सब भी यहाँ पे आए हुए थे। और लिल्ली के साथ हर कोई अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नेशन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तभी ऑक्शन का होस्ट यहाँ पे सभी को वेलकम करना शुरू कर देता है और यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे गाइस स्टार्टिंग में ही जो यहाँ का होस्ट था वो सबसे पहले जो किंग क्लाइड और जो कार्डिनल्स है इनका वेलकम करता है। साथ ही यहाँ पे लिल्ली का भी वो स्वागत करता है और सभी लोग इनके लिए चीयर अप करते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर हमें एक मास्क पहनी हुई लेडी को भी दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि डालिया है। इसी के साथ ऑक्शन शुरू हो जाता है। अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम की जो ओपनिंग यानी कि बेस प्राइस है उसे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन बताया जाता है, जिसके चलते सभी हैरान थे। अब बोली यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि 1.6 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक जाने लगती है। धीरे धीरे करके ये 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच जाती है, जिसके बाद एक लेडी 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स बताती है। ये देखकर तो बेबी बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद जो किंग क्लाइड वो कहने लगता है कि अरे हमारे किंगडम का जीनियस है, तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। तो वो यहाँ पर 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे डालिया भी बोली लगाती है और वो 5.4 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाती है, जो कि अब तक की हाईएस्ट बोली है। अब यहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करता है कि अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम अब तक की हाईएस्ट बोली 5.4 मिलियन गोल्ड कॉइन्स के साथ टॉप 10 स्टोन स्कल्पचर के बीच अपना नाम दर्ज करा चुका है। और जो 10वें पायदान पे स्कल्पचर था उसे रिप्लेस करके इसने अपनी 10वीं पोजीशन हासिल कर ली। अब यहाँ पे जैसे ही टॉप 10 स्कल्पचर की लिस्ट में ये अपना नाम दर्ज कराता है ना, तो इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते बढ़ते 6 मिलियन गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच जाती है। तभी यहाँ पे कैलन का फादर कहने लगता है कि तुम जानते हो ना कि 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स हमारी एब्सोल्यूट लिमिट है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कैलन तो यहाँ पर इसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहता था, लेकिन एलिस का दिल जीतना था, इसीलिए वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि नहीं, मैं आर्या पार्ट जाके रहूंगा। और वो यहाँ पर 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता है। जैसा सुनकर भाई पूरे के पूरे इलाके में ना पूरे के पूरे इस ऑक्शन हाउस में सन्नाटा पसर जाता है। सभी लोग यहाँ पे सोचने लगते हैं कि हाँ भाई डेप्स क्लैन बहुत ज्यादा रईस है, अब कोई भी आगे बोली नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पे सीजर कहता है कि जितनी कोशिश करना है कर लो, एट द एंड ये स्कल्पचर मेरा होके रहेगा। यहाँ पे तभी डालिया भी कहने लगती है कि अंकल चाहे जो हो जाए मैं इसे किसी और के हाथ लगने नहीं दे सकती। जो देखकर डाउसन कहता है कि भाई इस बचर बट्टू के हाथ में मैं इसे लगने नहीं दे सकता, तेरा स्कल्पचर इसके पास नहीं जाएगा। जिसमें वो कहता है कि अगर इन्हें चाहिए तो रहने दो। ये कहते हुए वो एलिस की तरफ देखता है। यहाँ पे लिल्ली मूव ऑन कर चुका था। अब तभी यहाँ पे जो होस्ट था वो 1 2 3 करके इस बोली को एंड करने वाला था, लेकिन तभी सीजर 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता है। पूरे के पूरे लोग शॉक थे और हैरानी के साथ देखते हैं कि आखिर इस बोली को लगाया तो लगाया किसने। अब जैसे ही सबको पता चलता है कि भाई सीजर द फेमस असैसिन किलर ने स्कल्पचर के ऊपर बोली लगाई है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती। इवन की किंग क्लाइड समेत जो कार्डिनल्स होते हैं वो भी जानते हैं कि वो सीजर को ऑफेंड नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग भी पीछे हट जाते हैं। इवन की कैलन भी एलिस से माफी मांगता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इसे पाना चाहता था, लेकिन अब क्या करें, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एलिस को बहुत पछतावा होता है कि सच में लिल्ली इससे कितना प्यार करता था, पर वो बेचारी मजबूर थी, उसने तब लिल्ली के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया और सही मायने में वो लिल्ली को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। अब तभी यहाँ पे डाउसन तो बहुत ज्यादा खुश था कि चलो भाई किसी ने तो बोली लगाई। यहाँ पर लिल्ली देखकर भी हैरान था कि ये वही सीनियर है। अब तभी डाउसन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पे वो कहता है कि हाँ ये एक मिस्टीरियस फिगर है जिसके बारे में ना जानो तो ही अच्छा है। अब यहाँ पे डालिया को भी उसका जो बटलर है बताने लगता है कि हम सीजर को ऑफेंड नहीं कर सकते, जिस पे वो कहती है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे हर हाल में ये स्क्रिप्चर चाहिए, तो प्लीज आप बोली आगे बढ़ाते रहिए। अब ये सुनकर वो बंदा भी बोली लगाता है और 10.1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगते ही यहाँ पे सीजर तक हैरान था, आखिर वो कौन है जो मुझे यहाँ पे ऑफेंड करने का दम रखता है। अब तभी यहाँ पे वो उस ओर देखते हुए कहने लगता है कि 10.2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है और यहाँ बाकी सारे लोग कह रहे थे कि आखिर वो कौन है, जैसे कि मरने की इच्छा हो रही है
और वो सीजर को ऑफेंड करने की जरूरत कर रहा है। अब किंग राइट को एक बंदा बताने लगता है कि असल में यूलान एम्पायर के टॉप 5 क्लैन में से ये एक आते हैं, यानी कि लियोन क्लैन। यहाँ पे कैलन की शक्ल भी देखने लायक थी। वो यहाँ पे गुस्से के साथ तिलमिलाते हुए कहता है कि आखिर लिली के काम में इतना क्या अच्छा है कि सब लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं। अब सीजर यहाँ पे 11 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता है, जो देखकर यहाँ पे डेलिया एक लेटर लिखती है और कहने लगती है कि बस ये चाहकर आप उसे दे दे। और फिर आगे आकर वो 12 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाती है और ये बोली लगाते साथ ही वो अपना मास्क उतार देती है। डेलिया को देखकर तो लिली शॉक्ड था। अब यहाँ पे लियोन क्लैन का वो बटलर सीधा सीजर के पास जाता है, उसे अपना इंट्रोडक्शन देते साथ ही वो लेटर दे देता है, जिसे रीड करते साथ ही सीजर जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, और कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया और अब मैं बोली नहीं लगाऊंगा। ये कहते हुए वो वहीं पे बैठ जाता है। अब यहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था कि जिसके चलते सीजर तक पीछे हट गया। अब यहाँ पे जो किंग ग्लाइड है वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा लड़की के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स तो हैं, तो बताओ लिली तुम्हें क्या लगता है आखिर उस लेटर में क्या लिखा होगा। यहाँ पे लिली खुद भी शॉक्ड था और हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। इसी के साथ 12 मिलियन गोल्ड कॉइन के साथ अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम को डेलिया ने बाय कर लिया था और यहाँ 12 मिलियन की एक भारी भरकम रकम के साथ अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम टॉप 10 स्कल्पचर की रैंकिंग में तीसरे पायदान पे आती है, यानी कि 3rd रैंक पे रैंक करती है। और ये काम है हमारे महान ट्रू जीनियस लिली बारूच का। यहाँ पे सभी लोग लिली के लिए क्लैप करते हैं। तभी सीजर के पास मौजूद वो नोट हमें दिखाया जाता है जिसे कि वो थ्रो करते हुए चला जाता है, जिसमें लिखा था लिली मेरा फियांसे बनने वाला है। अब लिली यहाँ पे डेलिया की तरफ देख के स्माइल करता है। दोनों यहाँ पे बातचीत करते हैं और डेलिया बताती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतने कम वक्त में एक ग्रैंड मास्टर स्कल्पचर बन जाओगे। इस दौरान काफी सारे लोग जो है लिली से बातचीत करने के लिए आते हैं, जिस पर डेलिया कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम्हें अभी इतने भीड़ की आदत नहीं है, इन्हें मैं संभाल लूंगी। अब डेलिया इन लोगों से बातचीत करने जाती है और जाते हुए लिली एक और बार डेलिया की तरफ देख के स्माइल करता है। दोनों यहाँ से निकल जाते हैं मार्कस जेब से मिलने, यानी कि उसे 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स देकर वॉरब्लेड स्लॉटर को अपने पास लेने, जहाँ पे लिली उसे 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स देता है, लेकिन मार्कस उसे लेने से मना कर देता है, जो देखकर लिली कहता है कि क्या हुआ, क्या ये इनफ नहीं। जिससे वो कहता है कि नहीं बात ये नहीं है, असल में मास्टर लिली मुझे तो कुछ और चाहिए। अब यहाँ पे हमें लिली के फादर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रेडियंट चर्च के इलाके में पहुंच जाता है काफी सारे लोगों को निपटाने के लिए, लेकिन उसे यहाँ पे घेर लिया जाता है। तभी मार्कस कहने लगता है कि असल में मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, जो सुनकर लिली भी शॉक था और अब वो उस स्टोन पिलर के ऊपर अपना ऑटोग्राफ कार्व करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसका फादर भी इतने सारे लोगों से फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। यहाँ पर लिली का हैंडराइटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसका ऑटोग्राफ और उसकी हैंडराइटिंग देख करना भाई यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड थे कि कितना कमाल का लिखता है। जिसके बाद फाइनली वॉरब्लेड स्लॉटर उसे दे दिया जाता है। अब लिली अपने फादर को याद करते हुए कहता है कि फाइनली फादर मैंने इसे ऑब्टेन कर ही लिया। अब यहाँ पे हम उसके फादर को देख पाते हैं जो कि तीर से बिल्कुल छल नहीं हो चुका था। कदम उसके लड़खड़ाते हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ की खिड़की को तोड़कर सीधा अपने घोड़े के ऊपर जंप करता है और यहाँ से तेजी से जाने लगता है। और उसके पीछे काफी सारे लोग पड़ चुके थे। यहाँ पे काली अंधेरी रात जहाँ पे बारिश हो रही थी, वो अकेला अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन पूरी की पूरी फौज उसके पीछे पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लिली भी अपने फादर से मिलने के लिए घर की ओर आ रहा था। यहाँ पे लिली बहुत ज्यादा खुश था अपने फैमिली से मिलने के लिए। उसके पीछे वॉरब्लेड स्लॉटर भी थी उस बॉक्स के अंदर मौजूद, और वो यहाँ पर अपने पीछे आ रहे लोगों से कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे मेरे फादर से जल्द मिलना है। इस दौरान हमें उसके फादर की तरफ की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। काफी सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और लगातार तीर से उसके ऊपर हमले किए जा रहे थे। वो बेचारा दुश्मन से बचते बचाते भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। पूरी की पूरी उसकी जो बैग थी ना, वो तीर से कवर थी। उसके फादर के मुंह से खून निकल रहा था। यहाँ पे दूसरी तरफ लिली उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था और घोड़े को टाइटली होल्ड करते हुए और घोड़े की जो लगाम है उसे और तेजी से होल्ड करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पे उसका फादर भी डेस्परेटली भाग रहा था यहाँ से, लेकिन तभी उसे चारों ओर से लोग घेर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखकर वो खून की उल्टियां और ज्यादा करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि भाई ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। और तभी वो जैसे तैसे करके चट्टान के ऊपर से छलांग मार देता है। वहीं दूसरी तरफ लिली भी काफी तेजी से हवा में जंप करते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि वो फिनले किंगडम में आ चुका था। अब यहाँ पे हमें दोनों बाप बेटे का जो पोर्ट्रेट है एक साथ दिखाया जाता है। प्रोबेबली बहुत से लोगों ने एपिसोड देख लिया होगा और उन्हें पता चल गया होगा कि क्या हुआ है कहानी में। अब लिली घर पहुंचते साथ ही ना जैसे गेट को ओपन करता है तो उसके सामने का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसके फादर का यहाँ पे मेमोरियल बना हुआ था, जहाँ पर उनकी जो स्लॉटर ब्लेड थी वो मौजूद थी। यहाँ पर लिली ये देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर हुआ क्या, ये कैसे हो सकता है। लिली के पैर यहाँ पे कांप उठते हैं, लेकिन उन्हीं कांपते हुए पैरों के साथ वो आगे जाता है, उस वॉरब्लेड स्लॉटर को नीचे रखता है और मन में सवाल करता है कि क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ ठीक देखा था ना, जाते हुए कुछ तो बिल्कुल सही था, तो आखिर कैसे। तभी अपने फादर के उस कॉफिन के ऊपर रखा हुआ वो जो नोट था ना, जिसके ऊपर उसके खून के निशान भी थे, वो उसे उठाता है और लेकर पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पे लिली के फादर ने अपना आखिरी मैसेज उसके नाम छोड़ा था कि मेरे बच्चे, जब तक तुम इस मैसेज को पढ़ रहे होगे शायद इस दुनिया से जा चुका हूँगा और मुझे गए हुए शायद काफी वक्त भी
हो चुका होगा, लेकिन मैं तुमसे और वार्डन से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में छोड़ रहा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आखिर मैं तुम दोनों से किस कंडीशन में माफी मांगू। लेकिन बेटे, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है जो कि मैंने तुम दोनों से बोला, और मेरे पास इसके लिए कोई और ऑप्शन था भी नहीं। अब यहाँ पे लिली का फादर उस लेटर में लिली को वो सच्चाई बताता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी अब बदलने वाली थी। अब उसका फादर उसे बताता है कि आखिर उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी। वो रिवील करता है कि तुम्हारी माँ की मौत बच्चे को पैदा करने की वजह से नहीं हुआ था। ये असल में उस काली अंधेरी रात की बात है जब वार्डन के पैदा होने के बाद हम लोगों ने रेडियंट चर्च के अंदर एक रात गुजारने का सोचा, क्योंकि रेडियंट टेम्पल के अंदर हम प्रे करना चाहते थे और फिनलई सिटी के अंदर हमने एक रात गुजारनी चाहिए। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि उस रात कैसे असैसिन्स आते हैं और इन लोगों को निपटाना शुरू कर देते हैं। वो बताता है कि तुम्हारी माँ को असैसिन करने के पीछे किसी का अगर हाथ था तो वो था ड्यूक पैटरसन का, जो कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है और वो असल में किंग क्लाइड का भाई है। और रही बात पैटरसन के पीछे आखिर कौन है, इसका पीछा करने के लिए मैंने अपनी हर हद पार की, लेकिन मुझे इसका आगे का पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन है जिसने कि हम पर इतना घातक हमला किया, हमारी फैमिली उजाड़ के रख दी। अब तभी हमें उस शाम का नजारा दिखाया जाता है जब लिली और एलिस अपनी फर्स्ट डेट पे गए थे, यानी कि यूनान फेस्टिवल वाला दिन दिखाया जाता है। और यहाँ पे वो जो नकाबपोश, जैसा कि मैंने बताया था कि लिली का फादर है और वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही आया था। ये सारे जो पहलू है ना आपस में कनेक्शन बनाने लगते हैं। अब साथ ही उसके फादर ने अपने आखिरी मिशन के बारे में भी लिखा था कि वो उन सभी को निपटाने के लिए जा रहे हैं जिन लोगों ने भी उस असैसिनेशन में उसका साथ दिया था। अब यहाँ इसी रास्ते में मौत हो गई, ये बात भी लिली को पता चल जाता है। उसे अपने फादर के साथ बिताए गए वो सारे पल याद आते हैं कि माँ के जाने के बाद उसके फादर ने उन दोनों भाइयों को बहुत ही अच्छे से संभाला। वो उन्हें वक्त भी देते थे, उन्हें ट्रेन भी कराते थे और जिंदगी के हर छोटे बड़े लेसन भी सिखाते थे। तभी यहाँ पे लिली को एक बात याद आती है। उसके फादर ने उसे कहा था कि मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, सबसे बेस्ट डिफेंस ही सबसे अच्छा डिफेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर तुम इसका मतलब समझ जाओगे। लिली ये सारे पल याद कर रहा था, इमोशनल था, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है। और अंत में इसके फादर ने लिखा था कि मेरे बच्चे, माफ करना, मैं कभी भी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन तुम कभी भी इस चीज के लिए खुद को दोष मत देना और किसी भी चीज के लिए खुद को सजा मत देना। तुम स्ट्रॉन्ग बनना, क्योंकि याद रखना पूरे के पूरे बारुश क्लैन को तुम पर बहुत ज्यादा नाज है। मेरे बेटे, तुम्हारे फादर को तुम पर बहुत ज्यादा नाज है। अब यहाँ पे लिली इमोशनल होते हुए उस लेटर को बर्न कर देता है। तभी यहाँ पे अंकल हिलमैन आते हैं और वो कहने लगता है कि यंग मास्टर, क्या तुम ठीक हो? जिस पे वो कहता है कि अंकल हिलमैन, ये सच नहीं है ना? जिस पे वो कहने लगता है कि तुम्हारे फादर को गुजरे हुए 3 महीने का वक्त बीत चुका है और तुम 3 महीने बाद आ रहे हो, इसीलिए शायद यकीन करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। जिस पे वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं छोड़ के गया था वो बिल्कुल सही सलामत थे, तो आखिर कैसे ये हो सकता है? मैंने उन्हें बिल्कुल सही देखा था। ये कहते हुए वो उन्हें पकड़ते हुए उनसे पूछने लगता है, सवाल करता है, जिस पे अंकल हिलमैन कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हॉग बारुच वो अब नहीं रहे। यहाँ पर लिली को बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आने की वजह से उसकी जो ड्रैगन ब्लड लाइन की जो पावर है ना, ड्रैगन वॉरियर ब्लड लाइन की, वो एक्टिवेट होती है। उसका हाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो देखकर अंकल हिलमैन शॉक। पर तभी लिली खुद को कंट्रोल करते हुए उनसे माफी मांगता है और फिर यहाँ पे जो उसके पास वॉर ब्लेड स्लॉटर थी ना, वो अंकल हिलमैन को देते हुए कहता है कि ये लीजिए, ये हमारे बारुच क्लैन का क्लैन इनहेरिटेंस ट्रेजर है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे लेकर ऑब्रियन एम्पायर में चले जाइए और वहाँ पे आपको वार्डन मिलेगा, आप उसे जाकर ये दे दीजिएगा। साथ ही अपना मैजिक क्रिस्टल कार्ड भी देता है और बताने लगता है कि इसके अंदर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स भी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे लेके चले जाइए। यहाँ पे वो सबके साथ कनेक्शन खत्म कर देता है। अंकल हिलमैन को उसकी फिक्र होती है, लेकिन लिली उसे साफ कह देता है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप अपने फैमिली का और मेरे भाई का खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर लिली, जो कि अब क्लैन का नया हायर भी बन चुका है, तो यहाँ पे उसकी बात उसे माननी पड़ जाती है और लिली उन्हें यकीन दिलाता है कि जैसा कह रहा हूँ आप बस वैसा कीजिए, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अंकल हिलमैन उसे अलविदा कहते हुए यहाँ से चला जाता है वॉर ब्लेड स्लॉटर के साथ। अब हॉग बारुच को याद करते हुए, यानी कि क्लैन लीडर को याद करते हुए, जो अंकल हिलमैन है वो मन में कहते हैं कि एल्डर हॉग, आपने बिल्कुल सही कहा था, हमारा लिली बहुत बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे लिली के फादर की मौत की खबर ना पूरे के पूरे फिनलई किंगडम समेत आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है और तभी जब किंग क्लाइड के पास ये खबर जाती है तो वो अपने लोगों से कहने लगता है कि मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जाके कर्नोलेंस के पैसे अभी के अभी इकट्ठा करो, सारी तैयारियां शुरू कर दो और जितने भी अथॉरिटीज है सबको वहाँ पर आने का इन्विटेशन भी भेज दो। मैं चाहता हूँ कि हॉग्स का रैंक किसी हाई एप्स की तरह यहाँ पे दिखाया जाए। अब ये सुनकर ना उसका जो कमांडर था वो कहने लगता है कि पर योर मैजेस्टी, हमें याद रखना होगा कि जो हॉग बारुच है ना, जो बारुच क्लैन है, वो कोई नोवेल फैमिली नहीं है, ना ही इनके पास कोई ऐसा टाइटल है, तो आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर किंग क्लाइड कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या हमारे किंगडम का ग्रेटेस्ट मैजिकल जीनियस वो एक मामूली फैमिली से बिलोंग करता है? कैसी फैमिली जिसके पास कोई नोबेल टाइटल तक नहीं? क्या बात कर रहे हो? अब यहाँ पे तभी वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकता और तभी वो यहाँ पर अपना फरमान जारी करता है और कहने लगता है कि आज के आज रातों रात लिली के फादर का जो टाइटल है नोवेल फैमिली में वो शामिल करा देते हैं और यहाँ पे उन्हें काउंट का टाइटल दिया जाता है। साथ ही वो फरमान जारी करते हैं कि उसके फ्यूनरल का जो स्केल है इसे भी बहुत ज्यादा बढ़ा दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे किंगडम का ग्रेटेस्ट मजीशियन
टेक्नीशियन अपने फादर के फ्यूनरल के दिन थोड़ा सा भी एम्बैरेस फील करे, मुझे उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर किंग क्लाइड भी अपने अपने फायदे में लगा हुआ था। साथ ही वो ये भी डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा लिली से मिलने और बताता है कि मैं चाहता हूँ कि उसे लगे कि उसका किंग हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा है, उसे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है जहाँ हम देख पाते हैं कि लिली के तीनों भाई यहाँ पहुंच चुके थे उससे मिलने के लिए और डाउजन उससे कहने लगता है कि थर्ड ब्रदर चिंता मत करना, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। लिली इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके भाई भी यहाँ से फिर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे कल्ट ऑफ शैडोज का वो जो कमांडर था वो आ जाता है और आते साथ ही कहने लगता है कि अरे रे तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर लाइफ में उन्हें सुकून की प्राप्ति हो। अब ये सुनकर लिली उनका शुक्रिया अदा करता है लेकिन क्लियर कर देता है कि वो कल्ट ऑफ शैडोज को ज्वाइन नहीं करेगा और ये ना सोचे कि यहाँ पर आकर वो मुझे कन्विंस कर लेंगे। रस्फो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो यहाँ पे कल्ट ऑफ शैडोज की तरफ से तुम्हारे फादर के कंडोलेंस के लिए आया हूँ, साथ ही उनका मैसेज भी लाया हूँ कि अगर कभी भी तुम्हारा इरादा बदलता है ना तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। और इतना तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे फादर की मौत कोई आम मौत नहीं है, तो अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए ना तो हम तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो तुम्हारे फादर है हॉग बारिश, उनकी मौत के पीछे बहुत से रीजंस होंगे। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन लिली के मन में उसने एक सवाल छोड़ दिया था और फिर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्मार्ट पर्सन हो और तुम वाइज डिसीजन ही लोगे और मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अब यहाँ पे ग्रैंडपा ताऊ हियरिंग कहने लगता है कि वैसे ये आइडिया तो बड़ा कमाल का है, कल्ट ऑफ शैडोज को यूज करना ड्यूक पैटरसन को मारने के लिए, इससे तो फिर तुम भी सेफ रहोगे, कमाल का आइडिया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें खुश करने के लिए वो लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे रात और ज्यादा गहरा रही थी और रेडियंट चर्च के लोग भी कंडोलेंस के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे कार्डिनल्स को हम देख पाते हैं यानी कि कार्डिनल गिलमेरो और जो लैम्पस है दोनों यहाँ पे आ चुके थे। लिली के फादर के कंडोलेंस के लिए आसपास की बहुत सी भीड़ भी जमा हो चुकी थी बिकॉज अब लिली बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। यहाँ पे दोनों के दोनों कार्डिनल्स भी लिली से बात करते हैं और बस अपना कंडोलेंस शो करा के चले जाते हैं। साथ ही मार्केस भी यहाँ पे आया हुआ था और वो भी सेम बात कहता है। अब ये लोग धीरे धीरे यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे फिनलैंड किंगडम का ड्यूक पैटरसन आ चुका है और ड्यूक पैटरसन को यहाँ देखते साथ ही लिली के खून में ना आग लग जाती है, उसका हाथ मसलने लगता है और ग्रैंडपा ताऊ हियरिंग उससे कहने लगते हैं कि लिली अपने गुस्से को शांत करो, तुम यहाँ पर अपना आपा नहीं खो सकते। लेकिन ड्यूक पैटरसन जैसे जैसे इसके करीब आ रहा था ना, लिली का मन कर रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे, इसे यहीं पे मसल के रख दे। इसी की वजह से बचपन से ही इनके ऊपर से माँ का साया हट गया और अब तो बाप भी इसने छीन लिया। अब तभी यहाँ पे ग्रैंडपा ताऊ हियरिंग जब उसे कहते कि भूलो मत कि तुम अब तक इंतजार क्यों कर रहे थे, तो यहाँ पे लिली खुद को शांत कर लेता है। ड्यूक पैटरसन आते साथ उससे बात करने लगता है और वो उसे कहने लगता है कि लिली चिंता मत करो, तुम्हारी आज अपनी फैमिली ना रही हो तो क्या हुआ, भूलना मत कि हम लोग भी यहीं पर हैं और नेक्स्ट टाइम तुम फेनलाइन सिटी में आओ तो तुम मेरे ई स्टेट में आना मत भूलना। अब तभी यहाँ पे ये लोग साइड हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे लियोन क्लैन से डेलिया भी आ जाती है, वो भी यहाँ पे लिली के फादर को अपना कंडोलेंस शो कराते हुए जैसे इससे बात करने की कोशिश करती है। लिली कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तभी यहाँ पे किंग क्लाइड भी आ जाते हैं और उसे देखते साथ ही लिली के पास जाके डेलिया खड़ी हो जाती है, जिसके बाद उसका कमांडर यहाँ पे अपना फरमान सुना देता है, यानी कि किंग क्लाइड का फरमान वो पढ़ के सुनाता है, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो हॉग बारूच है उसने क्या कुछ नहीं किया फिनलैंड सिटी के लिए और हमेशा किंग के वो वफादार रहे और उन्होंने आज तक फिनलैंड सिटी के लिए जो कुछ भी किया है, स्पेशली जिस बेटे को उन्होंने इस कदर रेज किया है उसके लिए उन्हें फिनलैंड किंगडम का काउंट बनाया जाता है। जिसके बाद वो लिली के कंधों के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और अपना कंडोलेंस शो कराते हैं, जिसके बाद वो भी यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। लिली यहाँ पे निकलने की तैयारियां कर रहा था, खाना पीना और जो कुछ भी उसे चाहिए था सफर के दौरान वो सब कुछ अपने पास पैक कर रहा था, जो देखकर जो ग्रैंडपा ताऊ हियरिंग है ना, उन्हें भी उसकी फिक्र हो रही थी कि आखिर ये लड़का करने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे लिली सारा सामान जैसे पैक करता है, इस दौरान उसकी नजर अपनी ब्लेड पे जाती है और उसे ड्यूक पैटरसन का चेहरा याद आता है। इस दौरान डेलिया दरवाजे पे नॉक करती है, लिली उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन वो सरप्राइज था कि इस वक्त वो यहाँ क्या कर रही है। अब यहाँ पे डेलिया अंदर आते साथ ही उससे बात करती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। लिली कोई जवाब नहीं देता और बताने लगता है कि असल में मैंने अंकल हॉग के बारे में तब सुना जब मैं यहाँ फिनलैंड सिटी में मौजूद थी और इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र भी हुई। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ती है। लिली यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन फिर उसे एलिस से मिला हुआ वो जख्म याद आता है, तो वो किसी के भी करीब जाने से ना बहुत ज्यादा डर चुका था। तभी डेलिया से बताने लगती है कि मेरी फैमिली यूलान एम्पायर में मुझे वापस देखना चाहती है और वो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द वापस लौट जाऊँ। ये कहते हुए वो यहाँ से जा रही थी और बहुत ज्यादा उदास थी। तभी लिली पूछता है क्या तुम वापस आओगी। जस्ट वो कहती है कि हाँ। तो लिली से पूछता है कि कब आओगी। जस्ट पे वो बताने लगते कि शायद 1 साल के अंदर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सालों बाद में आऊँ। अब यहाँ पे लिली ये सुनकर थोड़ा हैरान था, लेकिन वो आखिर रोके तो उसे किस हक से रोके, वो कुछ भी नहीं कहता और इतना जानता है कि मामला वहाँ पे कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इस दौरान उसकी आंखें थोड़ी सी नम थी, डेनिया भी उदास थी और अगले ही पल वो जाती है और लिली को पीछे से खींचते हुए उसे किस करती है, जिसके बाद उसके आंखों में आंखें डाल के देखते हुए कहती है कि लिली अपना ख्याल रखना और उदासी के साथ यहाँ से चली जाती है। लिली उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे याद आता है कि पिछला जख्म अभी तक मेरा ठीक से भरा नहीं है और दूसरी बात मुझे अभी किसी और काम को अंजाम देना है। अब लिली अपने काम में लग चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कार्डिनल से
मिलने के लिए कैरेज के अंदर रवाना हो जाता है, जहाँ पे दोनों कार्डिनल्स ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे और ये लोग थोड़ा दूर निकल जाते हैं। इस दौरान कल्ट ऑफ शैडोज के मेंबर लिली के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए थे। तभी यहाँ पे कार्डिनल्स पूछने लगते हैं कि बताओ लिली, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? लिली अपना साफ जवाब दे देता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं किंग क्लाइड को सर्व करूंगा। ये सुनकर जो कार्डिनल ज्यूल है ना, वो कहने लगता है कि तुम्हारी जो चॉइस है ना, ये हमारे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर रेडियंट चर्च से कंपेयर किया जाए तो फिनलैंड किंगडम और इसका जो पावर और जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। रेडियंट चर्च के आगे इनका कोई बोल वाला नहीं। लिली तभी बताता है कि पर जो किंगडम ऑफ फिनलैंड है ये ऑलरेडी होली अलायंस का हिस्सा है और वैसे भी वो मेरा होम टाउन है, जिसपे कार्डिनल्स भी मान जाता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, क्लाइड वाकई में बहुत ही मैजेस्टिक किंग है। ये कहते हुए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और होली अलायंस पे उसका स्वागत करते हैं। अब ये खबर किंग क्लाइड तक पहुंच जाती है और लिली को किंगडम में शामिल करने की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू की जाती है और फाइनली उसे भी उसका एक जो नोबेल टाइटल है वो मिलने वाला था, जहाँ पे लिली को हॉल के अंदर बुलाया जाता है और उसका इंट्रोडक्शन क्या कमाल तरीके से होता है, जहाँ पे उसे ग्रेजुएटेड मोस्ट टैलेंटेड जीनियस स्टूडेंट का यहाँ पे खिताब भी दिया जाता है और उसे इसी नाम से पुकारा जाता है। साथ ही एंड में उसके फादर का नाम भी इसके साथ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं थी कि आखिर उसे किस नाम से बुलाया जा रहा है, cause guys, लिली का यहाँ पे जो ज्वाइन करने का मकसद था वो कुछ और ही था, क्योंकि वो जानता है कि अगर पैटरसन को निपटाना है तो उसके करीब रहना होगा, लेकिन उसे निपटाने से पहले पता लगाना होगा कि ये किसका मोहरा है, इसके पीछे कोई बड़ी शख्सियत होगी कि जिसने पैटरसन का यूज किया और इसके लिए उसे हर हाल में होली अलायंस के करीब रहना होगा और स्पेशली किंग क्लाइड और जो ड्यूक पैटरसन है इनके करीब रहना होगा। अब यहाँ पे वो सीधा जाकर किंग क्लाइड के सामने जाके झुक जाता है, जहाँ पे किंग उसे इज्जत देते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और जिसके बाद लिली को यहाँ पर प्राइम कोर्ट मेकर्स का खिताब दिया जाता है, एक ऐसा टाइटल जिसे कि अब तक किसी को नहीं दिया गया, इवन कि उसे जो फिनलैंड सिटी का अकाउंट है उसका भी टाइटल दिया जाता है। यहाँ पे ये टाइटल पहले उसके फादर को दिया गया था और अब उनके जाने के बाद ये टाइटल उसे मिल गया। साथ ही किंगडम में यहाँ पे अनाउंस भी होता है कि लिली के बाद ये जो टाइटल है इसके पूरी की पूरी ब्लड लाइन को दी जाएगी, यानी कि लिली के जब बच्चे होंगे और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी ये टाइटल हमेशा इन्हीं का रहेगा। यहाँ पे तभी ड्यूक पैटरसन भी उसे कांग्रेचुलेट करता है और उसे काउंट लिली कहते हुए रिस्पेक्ट देता है और बताने लगता है कि आज से जो बारूच क्लैन है ये हमारी पूरी के पूरे फिनलैंड सिटी की एक नोबेल फैमिली में से एक है। यहाँ पर लिली तभी पैटरसन से कहता है कि क्या आज रात आप मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहेंगे? वैसे भी मैंने सुना है कि आपको रेयर वाइन्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आएगा। जिस पे वो मान जाता है। रात के वक्त दोनों यहाँ ईस्ट स्टेट के पास मौजूद थे, जहाँ पर की लिली को भी रहने के लिए जगह दी गई थी। अब यहाँ पे ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी चलते ये लोग हॉट स्प्रिट गार्डन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे जो सोल्जर्स थे वो मौजूद थे। ये देखकर लिली कहता है कि क्या हुआ, आप यहाँ पर हॉट स्प्रिंग गार्डन तक आने के लिए इतने सारे सोल्जर्स क्यों लाए हैं? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? जिसपे पैटरसन उसकी तरफ काफी पैनी निगाहों से देखते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि मैं एक बहुत ही गंदा फाइटर हूँ। मैं खुद तो ठीक ठाक फाइट नहीं कर पाता, लेकिन मेरे लोग ही मेरा डिफेंस है, इसलिए मुझे हर वक्त इन्हें अपने साथ तो रखना पड़ता है। पर चिंता मत करो, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि तुमने सिर्फ मुझे यहाँ पर बस वाइन एंजॉय करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तो बताओ आखिर क्या रीजन है? अब यहाँ पे असली मुद्दे पर लिली आता है। अब लिली उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा ड्यूक पैटरसन काफी कमाल का दिमाग है आपका, इतनी जल्दी आप मेरा इशारा भी समझ गए। हाँ, कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। जिस पे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल पूछो। तभी लिली पानी के पास बैठ जाता है और कहने लगता है कि क्या ये बात सच है कि 14 साल पहले आपने एक औरत को अगवा किया था जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी? जिस पे पैटरसन हंसने लगता है और कहता है कि क्या मजाक है, वैसे हाँ मुझे लेडीज काफी ज्यादा पसंद है और खूबसूरत हो तो फिर क्या ही बताऊं, लेकिन मैंने कभी भी एक प्रेग्नेंट लेडी में इंटरेस्ट नहीं जताया और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। वैसे 14 साल पहले। हाँ, अब जैसे ही वो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाल के सोचने लगता है ना, अचानक से वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है और मुझे अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए वो पीछे की ओर टर्न हो जाता है और उसका टोन भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। लिली खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है और तुम सब कुछ जानते हो। अब ये सुनकर जो ड्यूक पैटरसन है वो अपने लोगों को थोड़ा सा इशारा करता है और ये सभी लोग तलवार लेकर ना उसके ऊपर हमला करने के लिए करीब बढ़ते हैं। लिली समझ आता है कि ये सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, बट इससे पहले कि कोई उसके ऊपर अटैक करता है, सडनली यहाँ पर उनके सोल्जर्स के ऊपर एक के बाद एक हमले होने लगते हैं और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर कल्ट ऑफ शैडोज का वो कमांडर आ जाता है और आते साथ ही एक बंदे को सबसे पहले निपटाता है और कहने लगता है कि कितना फाइन वॉरियर है। और अफसोस की बात है कि तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे होली अलायंस ने जरा भी मेहनत नहीं की और इतने मामूली से लोगों को तुम्हारे साथ भेज दिया। तभी वो लिली की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या बात है मास्टर लिली, हम वापस से मिल रहे हैं। यहाँ पे तभी वो ड्यूक पैटरसन के ऊपर हमला कर देता है और उसके एक स्ट्राइक से ये बंदा वहीं पे ना जा गिरता है और समझ आता है कि ये एक रैंक 8 का मेज है। यहाँ पे तभी आसपास के जितने भी मेजेस थे ना, ये भी रैंक 8 और रैंक 7 के थे। यहाँ पे मास्टर दाऊ हिरिंग उसे केयरफुल रहने को कहते हैं और वो यहाँ पे उसे समझाते हैं कि तुम्हें कुछ भी रेकलेसली तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे तभी जो कमांडर है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तो बताओ अब तुम्हारा फैसला क्या है। लेकिन लिली यहाँ पे अर्थ लेंसेज का यूज करते हुए इन्हें दूर पटक देता है, जो देखकर कमांडर कहता है
कि अच्छा तो तुम्हें मरना है। अब यहाँ पे ये लोग उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। लिनली वाइन स्लैश का यूज भी करता है और काफी सारे के साथ क्लोज कॉम्बैट भी करता है। इस दौरान उसके पीछे से हमला होता है जहाँ पर वो अपने आर्ट मैजिक पावर की मदद से एक शील्ड को क्रिएट करके उसे रोकने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ पे वो लोग उसके ऊपर इतने सारे हमले करते हैं ना कि लिनली सीधा पानी में जा गिरता है और सभी को लग रहा था कि शायद इसका काम ऑलमोस्ट निपट चुका है। लेकिन तभी यहाँ जैसे एक बंदा पास जाके चेक करता है ना तो लिनली उसके ऊपर एक हमला कर देता है जिसके चलते वो उसे पानी में खींच लेता है और जैसे ही वो अपने ड्रैगन ब्लड वॉरियर फॉर्म में आता है ना बाहर तो सबके होश उड़ चुके थे। सभी लोग उसे देखे जा रहे थे और यहाँ पे लिनली जो तांडव मचाता है ना आते साथ ही लिटरली सभी को स्ले करते हुए उन्हें निपटाना शुरू कर देता है। यहाँ पे जितने भी लोग उसके रास्ते में आते हैं वो एक एक को चुन चुन के मारता है। अब यहाँ पे वो मैजिक और मार्शल आर्ट का इतना तगड़ा वाला कॉम्बो यूज करता है कि जो कल्ट ऑफ शैडोज का कमांडर था वो तक भी बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था और कहने लगता है कि क्या अद्भुत नायाब मेज है। लेकिन फिर ये लोग आसपास ना एक स्पिरिचुअल चेन को फॉर्म करते हैं और यहाँ पे तभी एक मैजिकल चेन के जरिए से लिनली के हाथ पैर समेत उसे जकड़ दिया जाता है और कल्ट ऑफ शैडोज का कमांडर कहता है कि इंटरेस्टिंग। अब तभी ये लोग डार्कनेस स्टाइल मैजिक का यूज करते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल अपीयर होता है जो कि दिखने में किसी आंख जैसा लग रहा था जिसे कि द ग्रेट डार्क रियूनियन कहा जाता है। अब यहाँ पे चारों लोगों ने उन चेन्स के जरिए से लिनली को हवा में बांध रखा था। अब यहाँ पे हम देख पाते कि जो रेडियंट चर्च के जो कार्डिनल्स थे उनको भी आसमान में इतना बड़ा सा ये जो पोर्टल जैसी चीज थी ये नजर आ जाती है और ये लोग समझ आते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनमें से एक बंदा बताता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर ड्यूक पैटरसन और लिनली मौजूद है और ये असल में लिनली का ई स्टेट है। अब यहाँ पे सभी लोगों को फिक्र होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो कमांडर था वो कहने लगता है कि जीनियस अब तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता है और तभी वो एक तेज एनर्जी उस आई से समन गिराते साथ ही यहाँ पे लिनली के ऊपर गिरा देता है जिसके चलते लिनली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ पे वो दर्द के मारे चिल्ला उठता है। तभी यहाँ पे बेबी आते साथ ही इस कमांडर के ऊपर हमला कर देता है। बस फिर क्या, कमांडर का यहाँ पे खेल खत्म हो चुका था। वो कहता है कि नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कमांडर के कमजोर पड़ जाने की वजह से ये जो मैजिक था जिसे कि इन लोगों ने कास्ट किया था ये भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और लिनली को मौका मिल जाता है इसे तोड़ के अपनी पावर को रिलीज करने का। जिसके बाद यहाँ पर एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है। इस दौरान यहाँ पर बाकी सारी रीइंफोर्समेंट भी इन्हें बचाने के लिए आ रही थी लेकिन तभी यहाँ पे हम ड्यूक पैटरसन को देख पाते हैं जो कि खुद को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हो रहा था और कहता है कि फाइनली मैं बच गया। लेकिन तभी लिनली आते साथ ही इसकी गर्दन पकड़ के इसे हवा में लटकाते हुए कहता है कि पैटरसन अब बताओ कि 14 साल पहले तुमने जो उस औरत के साथ किया था तुम्हें याद है, जिस पे वो यहाँ पे लिनली को ना उल्टी धमकियां दे रहा था कि क्लाइड तुम्हें नहीं छोड़ेगा अगर तुमने ये किया वो किया। यहाँ पर वो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था लेकिन लिनली यहाँ पर अपनी टेल को ना बिल्कुल इसके गर्दन के पास ले जाता है जिसके बाद वो समझ आता है कि नहीं, इसे धमकाने से काम नहीं चलेगा। तो वो उसे चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह से सारी बात बता देता है कि हाँ मुझे याद है, मुझे असल में ये सब कुछ करने को ना किसने कहा था तुम्हें पता है? हाँ, किंग क्लाइड ने कहा था। मैंने बस उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया है और उस लेडी को मैंने सीधा किंग क्लाइड के हवाले सौंप दिया। इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे बस ऑर्डर दिया गया था उसे पकड़ने का और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। यहाँ पे तभी जो मास्टर दाव हियरिंग है वो कहने लगते हैं कि ये सच कह रहा है क्योंकि इसके सोल के अंदर जो फ्लक्चुएशंस है मैं उसे फील कर पा रहा हूँ, सेंस कर पा रहा हूँ, मतलब कि ये सच है। अब लिनली तभी उसे जमीन पे गिरा देता है। अब पैटरसन कहने लगता है कि देखो लिनली, तुम्हें जो जानना था मैंने बता दिया, अब तो मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन लिनली इसका ना खेल वहीं खत्म कर देता है और तभी लिनली जो कि इस हद तक वीक हो चुका था और ज्यादा लंबे वक्त के लिए अपने इस फॉर्म को मैनिफेस्ट नहीं कर पाता तो यहाँ पर वो भी कमजोर होकर जमीन पे घुटनों के बल जा गिरता है और खून की उल्टियां भी कर रहा था। और इसी मौके पर मतलब बिल्कुल सेम टाइम पे जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है तभी यहाँ पर कार्डिनल्स लैंड करते हैं। अब यहाँ पे सबकी इतनी खस्ता हालत देखकर इनको यही लग रहा था कि कल्ट ऑफ शैडोज का ये सब कुछ किया धरा होगा। तभी यहाँ पे जो रेडियंट चर्च का जो सबसे एकदम सुप्रीम टाइम वाला बंदा है ना, जिसकी बात चलती है, जिसके एक इशारे पे पूरा का पूरा रेडियंट चर्च चलता है, वो यहाँ पे मौजूद था और उसके पास एक बंदा यानी कि कार्डिनल जाकर कहने लगता है कि होलीनेस हमें खबर मिल चुकी है। जिसपे वो बंदा कहता है कि क्या लिनली जीत गया? जिसपे वो कार्डिनल जवाब देता है कि हाँ, जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो लिनली ने ऑलरेडी कल्ट ऑफ शैडोज के काफी सारे मेंबर्स को निपटा दिया था, लेकिन चिंता की बात नहीं है, उसे बस कुछ माइनर सी इंजरीज हुई है। जिस पर होली हाइनेस कहने लगता है कि ये तो अच्छा हुआ, एक रैंक 7 का मेज जो कि मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों को कल्टीवेट करता है। हाँ, क्या बात है। जिसके बाद वो अपना फरमान जारी करता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए मुझे हर हाल में उसे मेरे रेडियंट चर्च के अंदर देखना है, उसे जल्द से जल्द हमारे अंदर शामिल करो। अब तभी उसका फरमान सबको मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो किंग क्लाइड थे वो तो पूरी मैदान जंग की तैयारी करके बैठे हुए थे। उसे अपने भाई का बदला लेना था और उसे यही लग रहा था कि जो कल्ट ऑफ शैडोज है ना उसी ने ड्यूक पैटरसन को मारा है। वो कहने लगता है कि मेरा इकलौता भाई, मेरा अपना खून, तुम लोगों ने उसे छेड़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर पूरी आर्मी तैयार थी लेकिन उसे क्या पता कि जिसने ये सब कुछ किया है वो तो उन्हीं के बीच में मौजूद है। यहाँ पर लिनली भी तैयार था, उसे भी पता है कि आगे बहुत सी चीजें होने वाली है। अब गाइस यहाँ से कहानी बिल्कुल अलग ही जगह शिफ्ट हो जाती है और हम बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर वही अल्टर वाली जगह को देख पाते हैं जहाँ पर की वो डिवाइन आर्टिफैक्ट लिनली को मिला था। और सडनली यहाँ पर एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है और तभी बाहर एक 4 आई बीस्ट बाहर आता है जिसका फेस किसी लाइन जैसा था और इसके 4 हेड पर 4 बड़ी बड़ी आंखें
थी, इसके विंग्स थे, इसकी बहुत बड़ी टेल थी और ये आते साथ ही यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है। जितने भी ड्रैगन्स थे और जितने भी फ्लाइंग बीस्ट थे ना, इन सभी को वो चुन चुन के मार रहा होता है। चारों तरफ हाहाकार मच चुका था और ये जहाँ जाता है वहाँ पे बस तबाहियां मचा रहा था और एंड में इतनी तेज दहाड़ मारता है कि आसपास के दूर दराज के इलाके में जो बीस्ट था ना, वो इसकी आवाज सुन के ही सहम जाता है और समझ आता है कि यहाँ का नया रूलर आ चुका है। जिसके बाद ये वापस से दहाड़ मारता है, लेकिन इस बार वो सारी चीजों को अपने मुंह में सक्शन फोर्स की मदद से खींच रहा था। इतनी तेजी से खींचता है कि बड़े बड़े जो रैंक 7 और 8 के बीस्ट थे ना, ये भी इसके आगे कुछ भी नहीं थे और वो सभी को ना अपने मुंह में कच्चा निकल जाता है। जिसके बाद फाइनली इसकी भूख मिट जाती है और ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। तभी यहाँ पे हमें 3 पंखों वाला एक मिस्टीरियस सा बीस्ट दिखाया जाता है, या फिर इंसान है या एल्फ है, ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा, जो कि यहाँ पर इस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। और वो ये कहने लगता है कि फाइनली इतने टाइम बाद मैं एस्केप हो ही गया। और इस दौरान ये जो 4-eyed बीस्ट था ना, ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और 3 छोटे छोटे जो फ्लाइंग बीस्ट है इनमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि बिल्ली और चमगादड़ का मिक्सचर जैसा लग रहा था और आते साथ ही इसके कंधे में बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये बंदा यूलान कॉन्टिनेंट के चारों ओर देखकर कहने लगता है कि कितनी शानदार जगह है और इस बार मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगा, वो मकसद जिसे पूरा करने में मैं 5000 साल पहले नाकाम रहा। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर सीधा आगे की ओर बढ़ जाता है और उसके जो छोटे छोटे 3 बीस्ट थे ये वापस से अपने जायंट से फॉर्म में आ जाते हैं। और गाइस, इसी मिस्टीरियस सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो और कॉइलिंग ड्रैगन का सीजन 1 यही एंड होता है। और अभी ये बंदा कौन है ये तो तुम्हें सीजन 2 में ही पता चलेगा। बट गाइस, तुम्हें वीडियो और ये पूरा सीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस पर किसी दिन हम किसी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।